हेलो गाइस एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ लोगों को तो पता है ये यूसीसी होता क्या है, लेकिन बहुत लोग अभी भी इससे अनजान है कि भाई ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है क्या, ये आया क्यों अचानक से इतनी लाइमलाइट में और इस पे इतने डिस्कशंस हो क्यों रहे हैं, आखिर ये किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता आज से नहीं, पिछले कई सालों से सिर्फ डिबेट में ही है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चले गई, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हालांकि इंडिया में ये सिर्फ गोवा में अप्लाई होता है, गोवा सिविल कोड नाम से, वो भी थैंक्स टू पोर्टुगीज की उनके कारण ये वहां पे अप्लाई होता है, नहीं तो ये वहां भी अप्लाई शायद नहीं हो पाता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि आखिरकार इसकी जरूरत पड़ी क्यों और अगर ये अप्लाई हो जाएगा तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली हाई कोर्ट से, जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई जल्द से जल्द ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कर दिया जाए। ये ऑर्डर उन्होंने पास किया एक केस के सिलसिले में जो उनके सामने आया। तो केस कुछ यूं था कि राजस्थान का एक कपल था, सत्यप्रकाश मीना और अलका मीना, जिन्होंने डाइवोर्स का एक पेटिशन फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। हाँ, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि भाई कपल है राजस्थान के, बात कर रहे हो दिल्ली हाई कोर्ट का, तो कनेक्शन क्या है। तो थोड़ा आराम से सुनिए, अच्छे से सुनिए, धीरे धीरे आपको इसका लिंक और कनेक्शन भी समझ में आने लग जाएगा। तो हुआ यूं कि सत्यप्रकाश मीना ने राजस्थान में ट्रायल कोर्ट के समक्ष डिवोर्स की एप्लीकेशन डाली। ये दोनों मीना जनजाति से थे जो राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आती है। जब इन्होंने डिवोर्स एप्लीकेशन डाली तो इनकी वाइफ अलका मीना ने उसे मना करते हुए एक पॉइंट रेस किया, जहां उन्होंने कहा कि बेशक हमारी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रोविजंस के हिसाब से हुई है। मैं आपको बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत हमारे देश के जितने भी हिंदू हैं वो शादी करते हैं। पर उन्होंने ये कहा कि हम बिलोंग करते हैं मीना समुदाय के और हमारे यहाँ डिवोर्स, तलाक जैसी कोई भी प्रथा अलाउड नहीं है। हमारा समुदाय सुरक्षित रह सके और बढ़ सके, इसलिए हमें ये एग्जेम्पशन मिला है कि हमें कोर्ट जाके तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये रीति रिवाज आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं। अलका का ये पक्ष सुन के ट्रायल कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संविधान ने भी यह स्वीकार किया है कि जितने भी कानून हैं उनका जन्म कस्टम्स यानी रीति रिवाज से ही हुआ है। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद सत्यप्रकाश ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी कि जब हमने शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत करी है तो ये ट्राइबल लॉस क्यों बीच में आ रहे हैं जब मैं अलग होना चाहता हूं। दिल्ली कोर्ट ने अलका का भी पक्ष सुना और ये कह दिया कि ना तो सत्यप्रकाश अपनी जगह गलत है, ना ही अलका। फॉल्ट हमारे कानून का है जो हर समुदाय के लिए अलग है। जब देश एक है, लोग एक है, तो कानून भी एक होने चाहिए। रिवाज चाहे अलग हो पर सबके नियम एक होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो 3 कानून हैं उसमें से 2 सब पे एक समान लागू होता है। अगर कोई क्राइम किया तो दंड संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होगी इंसान पे और उसको उसके क्राइम के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा। और दूसरा चुनाव के लिए आचार संहिता, देश में कहीं भी चुनाव हो प्रोसीजर जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर बात करी जाए सिविल लॉस की तो सिविल कोड्स अलग अलग है, ये अलग तरीके से बटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कस्टम्स। स्पेशली 4 चीजें। पहला, शादी जो हर धर्म में अपने रीति रिवाज और नियम से होती है। अगर हिंदुओं की बात करी जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, मुस्लिम्स की मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, पारसी का अलग, क्रिश्चियन का अलग, हर धर्म का अपना अलग अलग है। वैसे ही तलाक यानी डाइवोर्स के लिए भी अलग अलग नियम है। एडॉप्शन को लेके भी काफी अलग अलग नियम हर कास्ट में अलग बनाए गए हैं। सक्सेशन यानी विल, अपनी वसीयत लिखने के लिए भी हर कास्ट के अपने अलग नियम है। मुस्लिम के जो है वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं, हिंदू के जो है वो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ये जो चारों चीज है यानी शादी, तलाक, एडॉप्शन, विल, ये चारों चीजों के जो लॉज है या इनसे रिलेटेड जो लॉज बने हैं
वो हर धर्म हर जाति के अपने अलग है, किसी के भी यूनिफॉर्म नहीं है, जिसके कारण ही ज्यादातर लड़ाइयां होती है। इन्हीं सब परेशानी और अलग नियमों को एक सेट में उतारने के लिए, सबको एक जैसा ढांचा देने के लिए ही मांग की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। रीति रिवाज सबके अपने रहेंगे जैसे चले आ रहे थे, पर नियम सबके लिए एक होगा। जिस तरीके से एक हिंदू डिवोर्स लेता है उसी तरीके से मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा। अब देश के नागरिक, पॉलिटिकल लीडर्स और कोर्ट्स भी यही चाहते हैं कि वन नेशन वन लॉ बन जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मांग आज की नहीं है, बल्कि काफी सालों से चली आ रही है, जिसका एक फेमस केस था शाहबानो वर्सेस अहमद खान 1985 का ट्रिपल तलाक का केस, जहां पे अहमद खान ने शाहबानो को डाइवोर्स तो दे दिया था, पर शाहबानो ने जब अपने गुजारे के लिए उससे एलिमोनी मांगी तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉज में एलिमोनी देने का कोई भी रीति रिवाज नहीं है। कोर्ट दर कोर्ट घूमने के बाद जब शाहबानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो वहां उन्हें एक रिलीफ मिली और सुप्रीम कोर्ट ने एलिमोनी ग्रांट कर दी सीआरपीसी के अंडर। लेकिन उस समय के मुस्लिम गुरु इस चीज से काफी खफा हो गए और सरकार थी राजीव गांधी की, जिसपे काफी दबाव बनाया गया, प्रदर्शन किया गया और आखिरकार राजीव गांधी को 1986 में एक स्टेटमेंट पास करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी मुस्लिम इंसान को तलाक देने के बाद एलिमोनी देने की जरूरत नहीं है। शाहबानो भले ही एलिमोनी नहीं जीत पाई, बट 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एलिमोनी देने की बात की पुष्टि कर दी थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो के केस में कहा कि यूसीसी लाना बहुत जरूरी है, वरना कब तक धर्म के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा, इससे लोग ज्यादा हैम्पर होते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम देता है रिलीजन की और रिलीजियस एक्टिविटीज की, और वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी के बारे में। हम सब ये बात जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के ऊपर है, लेकिन इस बार कोर्ट्स भी चाहती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये आर्टिकल ऊपर रहे और पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। तो अब देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए तो इससे हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, बेनिफिट तो सारी कास्ट और कम्युनिटीज को मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर देखा जाए तो मिलेगा मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम समुदाय के लोगों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद एक एज फिक्स हो जाएगी शादी की, हर कम्युनिटी हर कास्ट के लिए, कि कोई भी इंसान इस एज से नीचे शादी नहीं कर सकता, ना ही कोई उसको कंपेल कर सकता है कि वो इस स्पेसिफाइड एज के पहले शादी कर ले। इसके अलावा ट्रिपल तलाक जैसी जो चीजें हैं, जो एक्चुअली खत्म तो हो गई है लेकिन अभी भी बहुत मीन्स है तलाक देने के, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सबके लिए एक ही प्रोसेस रहेगा जो कि सेम रहेगा डाइवोर्स लेने के लिए। इसके अलावा उन्हें एक राइट मिल जाएगी ताकि वो अपने हस्बैंड से एलिमोनी डिमांड कर सके। अगर इनकेस डाइवोर्स होता है तो अब उनके पास भी हक रहेगा कि वो अपने पति से आगे के रोजगार भत्ते के हिसाब से एलिमोनी ले सके। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम वुमेन के पास एक राइट हो जाएगी कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सके। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉज में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत एक मुस्लिम वुमेन बच्चा अडॉप्ट कर सके। यूसीसी आने के बाद मुस्लिम मैन के पास राइट नहीं रहेगी कि वो अब एक से ज्यादा शादी करेगा। लड़कियों को भी इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में अपने पेरेंट्स की, जैसे लड़कों को मिलता है। ये तो थे सिर्फ कुछ जनरल यूसीसी आने के बेनिफिट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप बताइए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना हमारे देश के लिए अच्छा होगा या इसे एक मुद्दा बना देना चाहिए कम्युनल इश्यूज का। इस वीडियो में बस यहीं तक। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें द लीगल सागा।